गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का सीसीएस कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोनाउन को लेकर पार्ट नंबर थर्ड पार्ट को लेकर आज हम पढ़ेंगे। हमने 2 प्रोनाउन के पार्ट पढ़ चुके हैं और थर्ड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बात आती कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते क्या। अगर मैं इनको एनालिसिस करूं तो प्रोनाउंस का मतलब विच टाइप ऑफ प्रोनाउंस, इंडेफिनिट कैटेगरी के। सर वो प्रोनाउंस जो इंडेफिनिट कैटेगरी के होते हैं। तो इंडेफिनिट का मतलब जिनको लेकर हम श्योर नहीं होते। आप सभी को पता है कि प्रोनाउन का प्रयोग हम किसकी जगह यूज करते हैं, नाउन के स्थान पर हम उनको यूज करते हैं। कहता कि अगर कभी कोई घटना घट जाए, किसी व्यक्ति ने कोई काम किया हो और हमें उस व्यक्ति का पता ना हो, तब हम इन प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, अब मुझे ये पता नहीं कि किस व्यक्ति ने वो काम किया, तो मेरे पास उस व्यक्ति का नाम तो है नहीं। अगर मेरे को पता होता कि किस व्यक्ति ने ये काम किया तो मैं उस व्यक्ति को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे बोल सकता था कि रवि हैज स्टोलन माय वॉच। लेकिन हमारे पास उस व्यक्ति का नाम ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, तो हमें किस प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मेरे को सेंटेंस लिखना पड़ेगा समवन हैज स्टोलन माय वॉच। इसका मतलब ये हुआ कि सर इंडेफिनिट प्रोनाउंस का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां हम उस नाउन को, उस पर्सन को लेकर श्योर नहीं है, हमें पता नहीं है कि वो काम किसने किया है। तो डेफिनेशंस की बात करें तो इसकी क्या डेफिनेशंस रहेगी, दे मीन्स ये प्रोनाउंस, दे मीन्स ये प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउन। डोंट रेफर a person or a thing in particular, ये ध्यान रखना। तो ये क्या कह रहा है कि सर ये जो प्रोनाउंस हैं, ये जो भी प्रोनाउंस हैं, ये क्या करते हैं, रेफर करते हैं। किसको रेफर करते हैं, व्यक्ति को रेफर करते हैं या किसी वस्तु को। अब थिंक के अंदर एनिमल भी हो सकता है और बर्ड भी हो सकते हैं। तो कहते हैं कि वो प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या किसी भी वस्तु, जानवर को रेफर करते हैं, लेकिन कैसे, पर्टिकुलर में रेफर नहीं करते। ये पर्टिकुलर का मतलब जनरली रेफर करते हैं, पर्टिकुलर रेफर नहीं करते। तो ऐसे प्रोनाउंस जो किसी भी व्यक्ति को या वस्तु को पर्टिकुलर सेंस में, स्पेसिफिक सेंस में रेफर ना करें, तो उन प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं बेटा, इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। अब इंडेफिनिट प्रोनाउंस की बात करें तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो आपके सीएचएसएल या सीजीएल डिफेंस के एग्जाम की बात करें तो देयर आर मेनी इंडेफिनिट प्रोनाउंस। बहुत सारे ऐसे प्रोनाउंस हैं जो हमारे पेपर में यूज होते हैं। अब वो कौन कौन से होंगे जरा देख लेते हैं। कहते हैं कि जब सम आए तो सम में आप क्या सफिक्स कर दो। सफिक्स का मतलब होता है जोड़ देना। आप सफिक्स में क्या जोड़ देना, वन जोड़ देना, या क्या जोड़ देना, बड़ी जोड़ देना, बड़ी। या फिर क्या ऐड कर देना, क्या सफिक्स करने देना बेटा, थिंग। आप थिंग ऐड कर देना, बस सिंपल सा पॉइंट है। कहते हैं कि जब आप सम में पहले क्या ऐड करोगे, वन ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा, समवन। बेटा आप सम में बॉडी ऐड करोगे तो क्या मीनिंग बन जाएगा, समबडी। आप सम में क्या ऐड करोगे, थिंग ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, समथिंग बन जाएगा। तो कहता है कि इसी तरह आपने एवरी में भी तीनों को ऐड कर देना, ठीक इसी तरह आपको एनी में भी तीनों को ऐड कर देना, और ठीक इसी तरह आपको नो में भी तीनों को सफिक्स कर देना है। तो आपके जो ये प्रोनाउंस बनेंगे बेटा, कितने प्रोनाउंस बन जाएंगे, ठीक 12 इंडेफिनिट प्रोनाउंस आपके तैयार हो जाएंगे। अरे नो में वन ऐड करोगे, सफिक्स करोगे नो में, तो क्या बन जाएगा, नो वन। नो में बॉडी सफिक्स करोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, नो बॉडी। नो में आप थिंग सफिक्स करोगे तो क्या बन जाएगा, नथिंग। तो एक बार एवरी में वन ऐड कर दो, एक बार एवरी में बॉडी ऐड कर दो, और एक बार एवरी में थिंग ऐड कर दो। ठीक इसी तरह एक बार बेटा एनी में आप क्या ऐड कर दोगे, वन ऐड कर देंगे, और एक बार एनी में हम बॉडी ऐड कर देंगे, और एक बार एनी में हम थिंग ऐड कर देंगे। ठीक इसी तरह नो में एक बार वन ऐड करेंगे, नो में एक बार बॉडी ऐड करेंगे, और नो में एक बार
थिंग ऐड करेंगे। यानी कि ये तीनों जो सफिक्स हैं, ये तीनों सफिक्स इन चारों वर्ड में एक एक करके ऐड कर देंगे तो 12 प्रोनाउंस आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस बनकर तैयार हो जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी इंडेफिनेट प्रोनाउंस का प्रयोग होगा तो ठीक इनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब यूज होगी, सिंगल वर्ब यूज होगी। ये आपने ध्यान रखना। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है इंडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ पेपर वाला प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देगा, जो कि क्या होगा, गलत। यानी कि इनके साथ कौन सी वर्ब हम यूज नहीं कर सकते, कहोगे सर इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज नहीं कर सकते, इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। सिंगुलर का मतलब जिस वर्ब के पीछे एस आए उसको सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। तो इज यानी कि इज पीछे एस आया है, वोज पीछे एस आया है, गोज पीछे एस आया है, तो ये सिंगुलर वर्ब है। यानी कि वो वर्ब हम यूज करेंगे जिनके पीछे क्या होगा बेटा, एस होगा, वो वर्ब हम इनके साथ यूज करेंगे। दूसरा आपने ये ध्यान रखना, कभी कभी पेपर वाला क्या पूछ लेता है, इनका पॉजिटिव केस, इनके साथ एक पॉजिटिव केस आता है। अरे कौन सा केस, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब पोजीशन बताएगा, अधिकार बताएगा। जैसे माई मेरा, तुम्हारा योर, उसका हिज, हमारा आवर, उनका देर। ठीक ऐसे ही जब इनके साथ पॉजिटिव केस यूज करना पड़े तो बेटा हम कौन सा यूज करते हैं, हमें हिज का प्रयोग करना पड़ता है। ध्यान रखना एग्जाम वाला क्या यूज कर देगा बेटा, देयर, THEIR, देयर, देर का प्रयोग कर देता है, जो कि क्या होगा, गलत होगा। तो हमने इनके साथ कौन सा प्रोनाउन यूज करना, पॉजिटिव का हिज प्रोनाउन का प्रयोग करना है, ये आप ध्यान रखना। तो मैंने 3 पॉइंट आपको बताए कि एक तो इंडेफिनेट प्रोनाउन का प्रयोग हम वहां यूज करते हैं जहां हमें सब्जेक्ट का पता नहीं होता कि ये काम किया किसने, पहला पॉइंट। दूसरा आपको ये याद रखना कि इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, एस वाली वर्ब। और थर्ड आपको याद रखना कि इनके साथ पॉजिटिव केस यूज करना पड़े तो कौन सा केस आएगा, हिज का हम प्रयोग करें। आओ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा someone have stolen my watch, someone has stolen my watch। अब जरा इस सेंटेंस के अंदर देखो, यहां पर हमने someone। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना, कई बार बच्चा पूछ लेता है क्या सर वन और बडी के अंदर डिफरेंस होता है। यानी कि अगर मैं क्या लिखूं, समवन लिखूं या फिर क्या यूज कर दे, समबडी यूज कर दे, तो कहता है क्या इनके अंदर डिफरेंस होता है। हालांकि इनके अंदर माइनर डिफरेंस होता है, एक डेफिनेट केस को लेकर डिफरेंस हो जाता है हल्का फुल्का, लेकिन आपके एग्जाम में कभी भी ये गलत नहीं माने जाएंगे। आपके एग्जाम में चाहे आप समवन यूज करो चाहे आप समबडी का यूज करो, समबडी इज मोर एम्फेसाइज देन समवन। ये केवल समवन से ज्यादा एम्फेसाइज करने का काम करता, ध्यान रखना। ये ज्यादा, समबडी इज मोर फॉर्मल देन समवन। तो ये ध्यान रखना कि समवन और समबडी में से आप अपने एग्जाम में चाहे समवन यूज करो चाहे समबडी यूज करो, वो कोई गलत नहीं होगा। तो लिखना चाहो तो आप यहां सम के स्थान पर क्या यूज कर सकते हो बेटा, समबडी यूज कर सकते हो। तो सम भी ठीक है और समबडी भी ठीक है। हालांकि कुछ बुक्स वगैरह के अंदर या यूट्यूब पे या नेट, जब आप गूगल वगैरह पे देखते हो, नेट चेक करके देखते हो, तो वहां आपको मिल जाता है कि समबडी का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहां डेफिनेट की बात की जाए। ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ध्यान रखना। आपके एग्जाम में आ जाए तो समवन और समबडी आप दोनों ही यूज कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, अगर कभी कंडीशंस ऐसी आए कि एक ऑप्शंस में समवन दे दिया जाए और एक ऑप्शंस में बी में समबडी दे दिया जाए, तब हमारे सामने समस्या आ जाती है। ऐसा कहाँ हो सकता, केवल हरियाणा एग्जाम के अंदर ही पूछा जा सकता है। तो उस केस में मैंने क्या बताया बेटा, फॉर्मल, मोर फॉर्मल कौन होगा, समबडी। तो आप किसको टिक करोगे, समबडी को टिक करोगे। ऐसा रेयर केस है, हो भी सकता है, तो कहां पर, केवल हरियाणा एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि सर जब कभी भी ये यूज होते हैं, हम इनको सब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं, तो इनके साथ जो भी वर्ब यूज होगी बेटा, वो कौन सी वर्ब यूज की जाएगी, सिंगुलर। सिंगुलर मींस एस वाली वर्ब। तो हैव हमारा क्या हो गया, गलत। तो हमें यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, हैज का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट देखो बेटा, अभी मैंने लिखा एक सेंटेंस और somebody
हैव forgotten their बैग हियर। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है हमारा कि कोई बच्चा जो है यहां पर अपना बैग भूल गया है। तो सिंपल सा पॉइंट, चाहे आप समवन लिखो चाहे आप यहां पर क्या यूज करो, समबडी यूज करो, तो दोनों ही क्या होंगे बेटा यहां पर ठीक माने जाएंगे। आपकी चॉइस है, आप मन मर्जी से कोई भी यूज कर सकते हो। लेकिन समस्या ये है कि जब इनके साथ सब्जेक्ट यूज करेंगे तो क्या यूज करना पड़ेगा, सिंगल वर्ब। आपने यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा, हैज। दूसरा पॉइंट कि समवन के लिए जब आप पॉजिटिव केस यूज करते हो तो आप देयर यूज नहीं करोगे, क्या यूज करना पड़ेगा आपको, हिज यूज करना पड़ेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन चीजों को जरा थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब कभी भी इनको यूज किया जाता है तो इनके ठीक साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और इनके साथ हम पॉजिटिव केस जो है वो कैसा यूज करते हैं, हिज यूज करते हैं, ना कि हम देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक ऐसे ही जरा देखना अभी, जब हम समथिंग, अब जरा देखना, कहता कि जिसके पीछे आपने थिंग्स को सफिक्स किया है, क्या कहता, जिसके पीछे आपने थिंग को सफिक्स किया है, ऐड किया है, तो कौन कौन से, समथिंग, सम के पीछे हमने थिंग सफिक्स किया तो बेटा क्या बना, समथिंग। अरे हमने एनी के पीछे थिंग सफिक्स किया तो क्या बना हमारा, एनीथिंग। हमने नो के पीछे सफिक्स किया तो हमारा क्या बना बेटा, नथिंग। ये ध्यान रखना। और एवरी के पीछे हमने सफिक्स किया थिंग तो हमारा क्या शब्द बना, एवरीथिंग। यानी कि सम और थिंग को मैंने कहा था जब दो वर्डों को आप सफिक्स कर देते हो तो एक नया एलिमेंट बनता है, एक नया शब्द बनता है। तो ये हमें थिंग ऐड करने से, ध्यान रखो चारों के अंदर थिंग ऐड किया गया है। इसका मतलब जब कभी भी ये यूज किए जाएंगे, जब कभी भी आप इनको यूज करोगे तो किसके लिए यूज होंगे, ये यूज्ड फॉर ओनली थिंग्स। आप इनको केवल थिंग्स के लिए ही यूज कर पाओगे। आप इनको लिए किसके लिए यूज नहीं कर पाओगे, आप इनको बेटा पर्सन्स के लिए यूज कभी नहीं कर सकते। ध्यान रखना, अगर इनका प्रयोग पर्सन्स के लिए यूज कर दिया जाए तो सेंटेंस में क्या हो जाएगा, एरर। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना कि जब हम कभी भी समवन या हम लिख दें बेटा समबडी या हम लिख दें एवरीवन या फिर हम लिख दें एवरीबडी या हम लिखें नो वन या नोबडी। तो ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कभी भी आप इनका प्रयोग करते हो तो इनका प्रयोग किसके लिए यूज होना चाहिए, यूज्ड फॉर ओनली पर्सन्स। इनका प्रयोग हम केवल पर्सन्स के लिए ही यूज करते हैं। ध्यान रखना, केवल व्यक्तियों के लिए ही यूज किया जाएगा। यानी कि आप किसके लिए यूज नहीं कर पाओगे, थिंग्स के लिए इनका प्रयोग नहीं कर पाओगे। तो एक पॉइंट आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये जो वन और बॉडी वाले प्रोनाउंस होते हैं इनका प्रयोग व्यक्तियों के लिए ही यूज कर पाओगे। तो इनका प्रयोग एग्जाम में क्या कर सकता है, थिंग के लिए यूज कर देगा तो क्या हो जाएगा, गलत। और इनका प्रयोग आप जब भी यूज करोगे तो किसके लिए यूज किया जाएगा, आपको इनके लिए थिंग्स के लिए यूज करना पड़ेगा। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसके अंदर क्या देखेंगे, अभी एक एग्जांपल देखो आप। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, समथिंग आर मिसिंग। अब इस सेंटेंस के अंदर क्या एरर है कि ये समथिंग शब्द यूज किया है हमने किसके तौर पर, सब्जेक्ट के तौर पर हमने यूज किया है। तो यानी कि किसी के लिए यूज किया हमने। समथिंग आर मिसिंग का मतलब कोई अपने रूम में गया और उसने देखा कि कुछ न कुछ तो मिस है, कुछ न कुछ तो यहां से गायब हुआ है। हो सकता फोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, उसका बैग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई वस्तु की बात कर रहा है और वस्तु की बात कर रहा है तो बेटा क्या लिखना पड़ेगा, समथिंग लिखना पड़ेगा। और समथिंग के साथ हमने फिर वर्ब यूज कैसी करनी पड़ती है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। ये ध्यान रखना, इसके साथ हमें कैसा वर्ब का प्रयोग, क्योंकि इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। अरे आ जाता कभी कभी लिख देते हो आप, एवरीथिंग आर पॉसिबल।
एवरीथिंग आर पॉसिबल। तो एवरीथिंग के साथ हमने क्या यूज करना पड़ेगा बेटा, इज वर्ब, सिंगल वर्ब लिख देते हो कभी कभी, नथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो ठीक इसी सेंटेंस को लिखने का दूसरा तरीका क्या है, मैं स्ट्रक्चर चेंज कर दूंगा, मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं है। तो नथिंग के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। तो ये इज हमारा क्या है, ठीक है। तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है। दूसरा पॉइंट, आप एक सेंटेंस देखना, अब हमारा एक पॉइंट ध्यान ये रहे कि जब कभी भी हम सेंटेंस यूज करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। जरा मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा, एवरीवन, एवरीवन ऑफ देम, एवरीवन ऑफ देम वांट्स, या फिर लिखेंगे बेटा वांट टू लर्न इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। अब जरा इस सेंटेंस को देखो, मैंने कहा उनमें से प्रत्येक बच्चा क्या सीखना चाहता है, ग्रामर को सीखना चाहता है। तो आपने ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्या आप इस एवरीवन की जगह एवरीथिंग का प्रयोग कर सकते हो, जरा मेरे को बताओ। क्योंकि एवरीथिंग का जब हम प्रयोग करते हैं तो वस्तुओं के लिए करते हैं, क्योंकि वस्तु थोड़ी सीख सकती है ग्रामर। तो किसी की बात कर रहे हैं हम, किसी न किसी पर्सन्स की, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, तो थिंग हमारा क्या हुआ, गलत। लेकिन ध्यान रखना, क्या एवरीवन ठीक है, एवरीवन भी हमारा रियलिटी में क्या है, गलत है। आपके बुक्स वगैरह के अंदर ये सेंटेंस ठीक माना जाता है, लेकिन मैं कहता हूं ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब हम पीछे ऑफ लगा के प्रेपोजिशन फ्रेज बना देते हैं तो देम, ये तो देम हो गया, ये क्या हो गया हमारा, डेफिनेट, डेफिनेट, डेफिनेट। यानी कि एवरीवन, किन में से एवरीवन बेटा, देम, उनमें से। जो भी बात बोल रहा है, इस बात को, इस सेंटेंस को जो कह रहा है कि उनमें से प्रत्येक, इसका मतलब उस व्यक्ति को पता है कि कौन, वो कितने हैं वहां पर, हाउ मेनी आर देयर, कितने हैं वहां पर। तो बेटा ये डेफिनेट हो जाएगा, और डेफिनेट के लिए हम इनडेफिनेट प्रोनाउन थोड़ी यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखना, जब कभी भी इनके बाद ऑफ लगा के लिख दिया जाता है, कोई ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ देम, ऑफ यू, ऑफ अस, तो इनका प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनडेफिनेट होते हैं। और अब तो डेफिनेट की बात हो जाएगी, और डेफिनेट की बात हो जाएगी तो गलत है। तो फिर आप एवरीवन की जगह क्या लिख सकते हो, या तो लिखा करो बेटा ईच ऑफ देम, अरे या फिर क्या किया करो, एवरी और वन को क्या कर दो, अलग कर दो, एवरी और वन को अलग कर दो। जब एवरी और वन को अलग करोगे तो बेटा एवरी हमारा क्या बन जाएगा, डिटरमिनर, ये प्रोनाउन नहीं रहेगा, फिर ये बन जाएगा डिटरमिनर। तो ध्यान रखना, उस केस में आप या तो एवरी वन को अलग करोगे, या फिर आप क्या लिखोगे, ईच शब्द का प्रयोग लिखोगे। अरे यार क्या लिखना चाहते हो आप लिखना ही चाह रहे तो ऑल ऑफ देम भी लिख सकते हो, ऑल ऑफ देम। अब ये बात ध्यान रखना, जब आप ईच लिखो या एवरी वन लिखोगे तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। आपका वांट प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगा, गलत। तो यहां पर कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। तो ये भी एक पॉइंट ध्यान रखना, पेपर पूछ लेता है, बच्चे धड़ल्ले से इसको रॉन्ग तरीके से कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, हम इनको डेफिनेट तरीके से नहीं कर सकते। तो इनके पीछे जब कभी भी ऑफ फ्रेज डाल दी जाए, समवन ऑफ देम लिख दूं, तो क्या ठीक है या गलत है, जरा मेरे को बताना। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं बेटा, समवन ऑफ देम या समवन ऑफ यू, तो क्या ये ठीक होगा, कहोगे सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑफ यू लिख दिया तो ये क्या बन गया, डेफिनेट बन गया, डेफिनेट हो गया बेटा कि तुम में से प्रत्येक। तो समवन फिर हम नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो इंडेफिनेट होता है। तो आपने क्या लिखना पड़ेगा, ईच ऑफ, ईच, या फिर क्या लिखना पड़ेगा बेटा, एवरी और वन को क्या करना पड़ेगा, अलग कर देना पड़ेगा, एवरी और वन को अलग कर लिख सकते हो। तो इस सेंटेंस को आप इस तरीके से लिख सकते हो, या तो ईच ऑफ यू लिखो या फिर एवरी वन ऑफ यू लिखना। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। हमारा एग्जाम क्वेश्चंस पूछता है ऐसे, तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि और कैसे क्वेश्चंस हमारे इनमें से रहेंगे, वो जरा और हम देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इनमें से बनेंगे। अब इनमें से आप एक नन का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नन। कहता है कि देखो जितने भी शब्द हमने किससे बनाए, नो से बनाए। हमने नो में क्या ऐड किया, सफिक्स किया वन। हमने नो में क्या सफिक्स किया, थिंग सफिक्स किया। हमने नो में क्या सफिक्स किया बेटा, बड़ी सफिक्स किया। तो जो भी शब्द नो से बनेगा वो सारे के सारे शब्द कैसे होंगे, नेगेटिव शब्द होंगे। आप समझ ही गए होंगे कि नो से नेगेटिव शब्द बनेंगे तो उनके साथ एग्जाम वाला क्या कर देता है, एक्स्ट्रा नेगेटिव वर्ड डाल देगा, जो कि क्या हो जाएगा, इलॉजिकली गलत हो जाएगा आपका। वो इलॉजिकल हो जाएगा, लॉजिकली नहीं रहेगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, नो वन, मैंने लिखा none of them has not stolen my watch। अब जरा इस सेंटेंस को है देखो भाई, ये नन क्या है हमारा, नेगेटिव वर्ड, ऑलरेडी नेगेटिव। और ये नोट क्या है, ये भी हमारा नेगेटिव वर्ड है। तो कहता है कि नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बन जाते हैं, मैथ्स के अंदर आपको ने सीखा होगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव या नेगेटिव नेगेटिव को ऐड करते हो तो दोनों क्या जो बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं, प्लस हो जाते हैं ना। तो इसका मतलब ये बात का जो स्ट्रक्चर्स मीनिंग है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और कहा जाता है ग्रामर में डबल नेगेशंस, डबल नेगेटिव वर्ड्स वैसे भी क्या माने जाते हैं, गलत माने जाते हैं। हालांकि कुछ कंडीशंस में आ सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है कि जब कभी भी आप इनके साथ एक्स्ट्रा नेगेटिव वर्ड लिख दोगे तो गलत है, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड होता है। तो इस सेंटेंस को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस नोट को रिमूव कर देना चाहिए। अब ठीक है, नन ऑफ देम हैज स्टोलन माई वॉच। तो एक पॉइंट ये और ध्यान रखना आपको कि जब कभी भी नो से जो भी शब्द बनेगा उनके साथ आप एक्स्ट्रा नेगेटिव वर्ड यूज मत करना। पेपर वाला नो, नेवर, खासकर नोट, नो या नेवर का यूज कर देता है, डोंट यूज कर देता है, डजंट यूज कर सकता है, डिडंट यूज कर सकता है, हैजंट यूज कर सकता है, हैवंट यूज कर सकता है। तो इन शब्दों का प्रयोग कभी भी इनके साथ नहीं होना चाहिए। अब नन के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो कहता है कि नन के बारे में ध्यान रखना, नन कांट बी यूज्ड विदाउट, या नन कांट यूज्ड विदाउट रेफरेंस। ये थोड़ा ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। कांट बी यूज्ड, कहता है कि नन कांट बी यूज्ड विदाउट रेफरेंस, कि नन का जब कभी प्रयोग करोगे आप तो आप रेफरेंस के साथ ही यूज कर सकते हो, विदाउट रेफरेंस आप यूज नहीं कर पाओगे। कहोगे सर किस तरह, इस बात को हम समझ नहीं पाए। तो ध्यान रखना रेफरेंस का मतलब क्या होगा। देखो बुक्स के अंदर, मैं आपको बुक्स की बात करा रहा हूं, आप जो भी बुक्स खरीदते हो, किसी भी किताब को खरीदते हो तो उसमें एक सेंटेंस मिलता है, कहता है कि देखो जब कभी भी नन दे दिया जाए और उसको क्या बना दिया जाए, सब्जेक्ट, तो कहता है कि उसके साथ सिंगुलर वर्ब लिखा करो। जैसे मैंने कहा नन हैज डन इट, नन हैज डन इट कंप्लीट। अब जरा देखो, मैंने ये सेंटेंस लिखा नन हैज डन इट कंप्लीट, किसी ने भी इस काम को पूरा नहीं किया। जरा यहां सेंटेंस हम ऐसे लिखेंगे तो गलत है, लेकिन जबकि आपकी बुक्स क्या कह रही बेटा, ये ठीक है कि नन को अगर सब्जेक्ट बनाओगे और ठीक उसके बाद वर्ब लिख दोगे। अरे क्या रूल कह देते किताब के अंदर कि नन को सब्जेक्ट आप जब बनाओगे ठीक उसके पीछे आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे तो वो क्या है, ठीक है। मैं कहता हूं वो गलत है, आपके एग्जाम में आ जाएगा तो क्या कहोगे, गलत है। तो नन को विदाउट रेफरेंस यूज नहीं कर पाओगे। अरे नन को रेफरेंस का मतलब, जैसे ये सेंटेंस जब कभी भी नन दे दिया तो जरा बताओ नन किसके लिए यूज किया हमने, नन का प्रयोग हमने देम के लिए किया है बेटा, देम।
तो ध्यान रखना नन के पीछे आपने कुछ न कुछ प्रेपोजिशन फ्रेज वगैरह देनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि नन का प्रयोग किन के लिए किया जा रहा है। जैसे आप लिख सकते हो नन ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब ये सेंटेंस ठीक है क्योंकि नन का यूज हम किसके लिए कर रहे हैं बेटा, स्टूडेंट्स के लिए। ये हमारा क्या है, रेफरेंस। ये बेटा आपका क्या है, रेफरेंस है, रेफरेंस। तो नन का प्रयोग हमेशा रेफरेंस के साथ ही किया करो, विदाउट रेफरेंस आप यूज नहीं कर पाओगे। अगर कर रखा तो क्या होगा, आपके एग्जाम के अंदर बिल्कुल गलत होगा। तो मैं आपका क्या रूल बना दूं कि नन का प्रयोग करोगे तो ऐसे क्या हो जाएगा, गलत, रोंग होगा। तो नन का प्रयोग आपको ऑफ लिखकर क्या लिखना पड़ेगा, कोई ना कोई क्या देना पड़ेगा बेटा, रेफरेंस देना पड़ेगा। वो रेफरेंस आपका प्रोनाउन भी हो सकता है और वो रेफरेंस आपका कोई ना कोई नाउन या नाउन फ्रेज भी हो सकती है। ठीक उसके बाद आप सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हो और उसके ठीक बाद आप प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हो। ये पॉइंट और ध्यान रखना कि नन के साथ जब भी हम नन का प्रयोग करेंगे तो नन के साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज की जा सकती है और नन के साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया जा सकता है। बशर्ते कंडीशंस क्या है कि जब भी आप नन का प्रयोग करोगे तो ये जो आप रेफरेंस दोगे यहां पर, वो रेफरेंस कैसा होना चाहिए, काउंटेबल, काउंटेबल। यानी कि नन का प्रयोग जिसके लिए भी आप कर रहे हो वो काउंटेबल होना चाहिए, उसको गिन सकते होंगे, तभी आप नन के साथ सिंगुलर वर्ब भी ठीक है और प्लूरल वर्ब भी ठीक है। जैसे मैंने कहा नन ऑफ द कंप्यूटर्स, none of the computers is या are working well। अब ये सेंटेंस देखो, अब जरा नन का प्रयोग हमने कंप्यूटर्स के लिए लिखा तो कंप्यूटर्स क्या है बेटा, काउंटेबल है, कंप्यूटर को तो गिन सकते हो। अब गिन सकते हो तो नन के साथ इज भी ठीक है और आर भी ठीक है। कहता कि काउंटेबल एक नाउन के लिए आ जाए तो आपका सिंगुलर वर्ब भी ठीक है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग भी ठीक है। लेकिन जरा देखना दूसरा क्या कहता है कि देखो अगर नन का प्रयोग हम किसके लिए करें बेटा, नन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए करेंगे, यानी नन का रेफरेंस क्या दे, अनकाउंटेबल नाउन, तो आप केवल सिंगुलर वर्ब ही लिख पाओगे, प्लूरल वर्ब जो हो जाएगी वो क्या होगी, आपकी गलत। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने लिखा नन ऑफ द फूड, नन ऑफ द फूड आर ईटेबल, ईटेबल, ईटेबल। ये देखो अब इस सेंटेंस की बात करें कि नन ऑफ द, तो नन का यूज हमने किसके लिए यूज किया गया है, फूड के लिए। अब फूड जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन होता है तो नन के साथ कैसी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। तो ये भी तुमने ध्यान रखना कि नन का रेफरेंस अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर वर्ब, नन का रेफरेंस काउंटेबल हो, प्लूरल भी ठीक और सिंगुलर भी ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता कि सर जैसे नन के को रेफरेंस के साथ यूज करते हो ठीक उसी तरह ऑल को भी आप विदाउट रेफरेंस यूज नहीं कर पाओगे। तो इसको भी हम कैसे यूज करेंगे बेटा, विद रेफरेंस, विद रेफरेंस। तो ये भी आपने ध्यान रखना कि ऑल का प्रयोग भी किसके साथ होता है, रेफरेंस के साथ होता है। अगर आप रेफरेंस नहीं दोगे तो क्या होगा, गलत। अब कहता कि जैसे आप लिख देते हो ऑल आर वेल, ये सेंटेंस अपने आप में क्या है, गलत है। एग्जाम में आ गया तो क्या है बेटा, गलत है। क्यों, क्योंकि ऑल का प्रयोग किसके लिए हमने किया, बॉयज के लिए किया या स्टूडेंट के लिए किया या गर्ल्स के लिए किया या टीचर्स के लिए किया, हमें पता ही नहीं चल पा रहा, तो इसलिए गलत है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम आर वेल, अब ये सेंटेंस हमारा क्या है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑल का प्रयोग हमने रेफरेंस के साथ किया। ऑल का प्रयोग हम किसके लिए किया, हमने देम के साथ किया है। तो एक ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ठीक नन की तरह है ऑल का प्रयोग भी रेफरेंस के साथ ही किया जाता है। विदाउट रेफरेंस जहां भी यूज किया जाता है वो रियलिटी में रॉन्ग है आपका। तो आप ऑल का प्रयोग हमेशा रेफरेंस के साथ ही कर पाओगे।
दूसरा पॉइंट ये है कि ऑल के साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज हो सकती है और ऑल के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग भी किया जा सकता है। जरा देखना, जब कभी भी हम ऑल के साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हैं और ऑल के साथ हम प्लूरल वर्ब भी। कहता कि जब कभी भी ऑल का प्रयोग किसके लिए करोगे, अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग करोगे तो ऑल के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करो, और जब कभी भी ऑल का प्रयोग काउंटेबल के साथ करेंगे तो हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे बेटा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ऑल के साथ अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, ऑल के साथ काउंटेबल नाउन तो प्लूरल वर्ब। अब जरा बताओ, मैंने कहा ऑल ऑफ देम आर वेल, यार उनमें से जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे स्वस्थ हैं, ठीक ठाक है, तो पर्सन्स को तो गिन सकते हैं। देम का प्रयोग हम उन्हीं के लिए कर सकते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, ध्यान रखना। अब जरा मैंने ये लिखा ऑल ऑफ द फूड, ऑल ऑफ द फूड। अब फूड बताओ, फूड तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या आप आर यूज कर पाओगे, नहीं यूज कर पाओगे, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इज। तो ऑल के साथ क्या आ जाता है, इज। अरे 3 इडियट मूवी के अंदर आमिर खान बार बार बोलता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो इसका मतलब वो काउंटेबल के लिए यूज नहीं कर रहा, वो हालात की बात कर रहा है, वो अनकाउंटेबल चीज के लिए हमने वहां ऑल का प्रयोग किया। और अनकाउंटेबल के लिए जब हम ऑल का प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम ऑल के साथ कैसी वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन को लेकर, तो इन सब को हमने डिस्कस किया और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम एक नेक्स्ट प्रोनाउन यानी प्रोनाउंस के एक नई टाइप को लेकर डिस्कस करेंगे जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डील करेंगे उनको। तब तक के लिए सबको अलविदा।